चलो आगे लाओ। चलिए, तो यस मिस्टर अनुज, क्या मैं बोल रहा था वो आपको सुनाई दिया था कि वो कट गया था पहले से ही? बताइए, क्या आपको समझ में आया था कि वो कट गया था? तो वापस बोलता हूँ। कट गया था। तो देखो, ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स तो समझ में आ गया था ना रहमत? अब मैं अनुज को बता रहा था यहाँ रेशियो निकालने का, बराबर है? तो मैंने बोला देख, क्या डाउट क्या है तुम्हारा अनुज, परचेज का या ये सेल्स का? देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, तो बड़ा सिंपल है। मैंने बताया था आपको, क्या करना, सबसे छोटा होता है ना उसको पकड़ो। शॉर्टकट बता रहा हूँ हाँ। अगर सबसे छोटे को पकड़ो और उसका अगर डिवाइड चला गया आगे वाले दोनों आइटम में, पूरा का पूरा विदाउट पॉइंट पूरा का पूरा चला गया, तो बेटा वही तेरा रेशियो होगा, ठीक है? और अगर नहीं गया, इन दैट केस आपको फिर काटा काटे करके लाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो तो 36,000 डिवाइड बाय 20,000 आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब इसका अंदर आपका रेशियो शॉर्टकट नहीं लगेगा, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? 3030 काट दो पहले। अब देखो इस तीनों का डिवाइड किस में जा रहा है, पूरा का पूरा? तो मैंने बोला 2 में जाता है, तो 18 आ गया, 12 आ गया, 10 आ गया। फिर काटा तो 9, 6 और 5। सो रेशियो क्या हो गया? 9:6:5। ये रेशियो हो गया तुम्हारा, बराबर है? अब सपोज को जैसे परचेज का बोला, तो मैंने बोला शॉर्टकट यूज़ करो सबसे पहले। तो 44 का डिवाइड क्या है, 132 में जाता है और 88 में जाता है, पूरा का पूरा। आंसर इज यस। तो इसका गया 3 इधर आया, 2 इधर आया, और 44 का 44 में गया तो 1 इधर आया। सो आंसर क्या हो गया? 3:2:1। चाहे तो तुम इसको काट के भी देख लो, जैसे ऊपर काटा, तुम्हारा लास्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 3:2:1 आएगा, वैसा। अब ऑब्वियसली कैरीज इनवर्ड है, तो वो किसके ऊपर होता है? परचेज के ऊपर। किसके ऊपर होता है? परचेज के ऊपर। तुम देखो कैरीज इनवर्ड कब होता है? जब तुम परचेज करते हो। अगर मैं परचेज नहीं करूंगा तो मेरा कैरीज इनवर्ड 0 होगा। तो इसका मतलब उसका सूटेबल रेशियो क्या हो गया? जितना आपने परचेज किया उतना। सपोज करो कि मैंने, दर्शन सर, योगी सर ने कुछ सामान मंगाया, बराबर है? और उस सामान का डिलीवरी चार्ज हमको देना पड़ा, मान लो 1000 रुपीज़। अब दर्शन सर ने जो मंगाया था वो 10 आइटम थी और मैंने 1 आइटम ही मंगाई है, ठीक है? इन दैट केस क्या होगा? दर्शन सर ज़्यादा किराया देगी और मैं कम दूंगा। तो रेशियो क्या हो गया? जिसमें परचेज किया उसके हिसाब से रेशियो हो गया। चलो, तो ये था तुम्हारा एक इलस्ट्रेशन। और किसी को डाउट है तो बोल सकता है ये सर इसमें क्या नहीं समझा। हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव शायद छूट गया है मेरा, इधर आ जाएगा बाय में, बाय डिस्काउंट रिसीव, ठीक है? बाय डिस्काउंट रिसीव 900, 600 एंड 300, ठीक है? बोलिए, चले आगे। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए फिर अब चलते हैं आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है? अब देखो एग्जाम में चाहे
तो आप रेशियो को ऐसे मैंने जैसे लिखा है वैसे उसको नीचे लिख सकते हो साथ साथ में। अगर मान लो आपको लगता है कि मुझे तो दिमाग में सब पता है, मैं बाद में लिखता हूँ, तो एक काम करना, पहले तुम ये पूरा लिख दो, उसके बाद क्या करना, एक अलग से नोट बना लेना, और नोट में सीधा आप लिख सकते हो कि हमने किसको किस रेशियो में बांटा है, ऐसा। तो हम ऐसा एक नोट बना के भी लिख सकते हैं जिसमें सारे रेशियो साथ में लिख देंगे अपन, कैरेज इनपुट को इस रेशियो में, कैरेज आउटपुट को ऐसा, सैलरीज को ऐसा। आप चाहे ये फॉर्मेट नहीं, लाइन वाइन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, सीधा लिख सकते हो। ओके, तो टाइम जहाँ पे अगर कंज्यूम कम होगा वहाँ पे आप कीजिए। चलो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। मिस्टर एक्स हैज़ 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी। तो मिस्टर एक्स जो है उनके पास, मैसेज एक्स के पास कितना है, 2 डिपार्टमेंट है ए एंड बी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो एक तो कंबाइंड तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइंड, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनाने का है। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ऑन कॉस्ट, परचेज दे रखा है अलग अलग है, सेल्स दे रखा है, वेजेस है, कैरेज है। तो कैरेज यहाँ पे देखो बाढ़ के दे रखा है तो अपने लिए अच्छा है। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, दोनों का 2 तरह का क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज गुड का और फिनिश गुड का, वो भी अलग अलग दे रखा है। तो अपने लिए यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए परचेज गुड्स ट्रांसफर, ये हो गया डिपेंडेंट ब्रांच। एक ब्रांच दूसरे ब्रांच, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, बाय ए टू बी इतना हुआ है और बाय बी टू ए इतना हुआ है। तो ए टू बी और बी टू ए आप दे सकते हो, ए टू बी 8,000, बी टू ए 10,000। ये परचेज गुड जो किया था उसमें से ट्रांसफ़र किया है। फिनिश गुड ट्रांसफ़र, फिनिश गुड कितना ट्रांसफ़र किया है, ए टू बी 35 का और बी टू ए 40,000 का। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड देखो वापस रिटर्न भी हो गया बेटा, रिटर्न भी हो गया है, ए टू बी 10,000 और बी टू ए 7,000। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए यू आर इन्फॉर्म दैट द परचेज गुड हैव बीन ट्रांसफर म्यूचुअली एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। मतलब जो गुड्स ट्रांसफर करते हो ना वो किस पे करते हो, कॉस्ट पे करते हो, मतलब बढ़िया। एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंट मार्केट प्राइस, और फिनिश गुड को किस पे करते हो, मार्केट प्राइस पे। दैट 20% ऑफ द फिनिश गुड एट द ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको तुमको बाद में समझाएगा, ये वाले पॉइंट को मैं बाद में समझाएगा लेटर ऑन। ठीक है, मतलब ये अपना ट्रेडिंग बन जाएगा एक बार डिपार्टमेंटल, उसके बाद समझाएगा। तो इसको अपन थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग रखते हैं, फिर मैं इसका अलग से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर अपन इस सम को इसके थ्रू करेंगे। उससे पहले मैं नॉर्मल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा जैसा अपन ने लास्ट सम में बनाया था वैसा। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है। एक है ए, एक है बी। ठीक है, इधर भी एक है ए और एक है बी। चलिए
सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखिए 20,000 और 12,000। इसमें किसी को डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। परचेजेस किया है तो 2 परचेजेस, टू परचेजेस 92 और 68,000। फिर सेल्स किया है 1,40,000 और 1,12,000। उसके बाद वेजेस है तो वेजेस यहाँ पे आएगा 12,000 8,000। उसके बाद कैरेज है 2,000 2,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कुछ आइटम और आएगी, तो मैं यहाँ पे गैप छोड़ के थोड़ा लिख देता हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड और फिनिश गुड। चौबीस 4500 6,000 24,000। बस इतना दे रखा है यहाँ तक। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे चलेंगे जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता है। बताइए, यहाँ तक मैंने कर लिया, लिख दिया है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। यहाँ तक मैंने लिख दिया, ये आप देख सकते हो। बोलिए यहाँ तक सब लोग बताइए, क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ नहीं समझा तो तुम बोल सकते हो, जो मैंने टिक किया है उतने ही को देखो। चलिए, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ओके ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब जो यहाँ पे मैं बताने वाला ना वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, गड़बड़ तुम करते हो एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे किस तरफ क्या लिखना है मुझे ध्यान से सुनना। परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, आपने परचेज किया हुआ गुड्स ट्रांसफर किया, किसने किसको किया वो देखते हैं। बाय बी टू ए 10,000, बी ने गुड्स ट्रांसफर किया ए को। तो अगर मान लो ये बी है और ये ए है, इसने गुड्स ट्रांसफ़र किया इसको, तो इसका ये जो गुड्स था वो ट्रांसफ़र होके इधर आया है। तो बताओ ए के लिए क्या ट्रीट होना चाहिए और बी के लिए क्या ट्रीट होना चाहिए। अगर बी के पास से गुड्स गया, ट्रांसफ़र किया, तो देखो यहाँ से जा रहे हैं ना ट्रक, ये यहाँ से गया तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी कोई अपने पास से गुड्स जाता है ना, तो ट्रेडिंग का एक फंडा समझ लो, हमेशा जब भी गुड्स आएगा या बढ़ेगा ना इधर लिखते हैं, और जब भी गुड्स जाएगा तो इधर लिखेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब बताओ, ये गुड्स गया यहाँ से,
तो बी के लिए आया कि गया, सर गया, तो बी का अकाउंट क्या होना चाहिए बताओ? इसके क्रेडिट में आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए? सर गया तो इससे गुड्स कम हो गया तो क्रेडिट में आएगा, और ए के डेबिट में आएगा। क्या ये आपको समझ में आया? बताइए सब लोग। बी का गुड्स, बी के पास से गुड्स गया, लाइक सेल होता तो गुड्स जाता है ना, तो सेल कहाँ पे लिखते हो? बाय में लिखते हो? यस सर, तो हम इसको बाय में लिखेंगे बी के। और जब परचेज होता तो गुड्स आता है, यस सर, तो ए के परचेज में लिखेंगे ना, 2 में लिखेंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? सब लोग बताओ मुझे। बी ने गुड्स ए को ट्रांसफ़र किया है, तो बी के तो बाय में आएगा और ए के 2 में आएगा। 20,000 का गुड्स, जितना भी वैल्यू था, 20 था ना, 10,000 सॉरी, 10,000 का। ठीक है, बस अगर तुमको ये फंडा समझ गया तो तुमको सारे चीज़ आराम से हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है, तो देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, बाय गुड्स ट्रांसफ़र। क्या लिखा मैंने? बाय, क्या लिखा? बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कौन सा गुड्स ट्रांसफर किया है? परचेज गुड्स। कौन सा गुड्स किया है? परचेज गुड्स इसने किया है। सबसे पहली चीज़ क्या देख रहे हो सर? बी ने ए को किया है, तो बी के पास से गया, बी का कम हुआ, तो बी के अंदर लिखेंगे 10,000। कितना लिखेंगे? 10,000। और ए के इधर आएगा 2 गुड्स ट्रांसफर्ड। कौन सा गुड्स की बात कर रहे हैं? परचेज गुड्स की। तो ए के लिए तो जैसे परचेज हो गया क्योंकि उसके पास तो आ रहा है, तो ए का इधर आ जाएगा 10,000। बताइए क्या आपको ये समझ में आया? क्या मैंने किसके किधर लिखा है? बी के सेल में लिखा है और ए के परचेज में लिखा है। अभी भी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? एक मिनट, अभी चेक करो। अभी नहीं आ रहा है ना? हाँ, वो एक्चुअली बैक में वीडियो शुरू हो गया था। चलो बताइए क्या ये आपको समझ में आया? बहुत अच्छा लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में कुछ समझने लगे तो ये, और लास्ट एक और पॉइंट है बस। प्रिया, निकिता, चलो बढ़िया। तो ये तुमको समझ में आ गया, ठीक है? तो ये हमने अभी एक ही किया, बाय बी टू ए। नाउ आगे चलते, ए टू बी 8,000। ए ने बी को किया। अब बताओ, ए ने बी को भेजा, तो ए के लिए सेल्स हुआ, तो यहाँ पे ए के लिए सेल्स हुआ है, तो ए का सेल्स में कितना लिखूंगा बताओ? सर ए के हेडिंग में लिखूंगे, तो मैं ए के हेडिंग में लिख रहा हूँ 8,000। और बी, ए ने बी को किया तो बी को मिला, तो बी का गुड्स बढ़ गया, तो बी के इधर लिखूंगा 8,000। बताइए क्या यहाँ किसी को डाउट है? तो मेरा एक लाइन में दोनों का काम हो गया परचेज गुड्स का। क्या ये सेकंड वाला तुमको समझ में आया? ओके, तो ये था तुम्हारा परचेज गुड्स का। नाउ अब चलते हैं फिनिश गुड ट्रांसफर किया। तो बेटा जैसे परचेज गुड्स ट्रांसफर किया वैसे फिनिश गुड भी ट्रांसफर होता है ना, सेम ही तो है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो फिनिश गुड्स ट्रांसफर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिनिश गुड ट्रांसफर किया दोनों तरफ। तो ये सेम हेडिंग में आ जाएगा, गुड्स ट्रांसफर में आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स, इधर भी आ जाएगा फिनिश्ड
गुड्स। चलो कौन किसको कर रहा है देख लेते हैं। बाय ए टू बी, ए ने बी को किया 35,000 है, ए ने बी को किया तो बेटा ए किसके पास से कम हुआ, ए के पास से कम हुआ, ए ने बी को किया तो ए का सेल हो गया एक तरह से, ए के सेल मतलब ए का क्रेडिट से लिख दिया 35,000 और बी के लिए आया तो बी का जैसे परचेज हो गया तो बी के इधर 35,000 आ गया। बताओ क्या ये तुमको समझ में आया? क्या तुमको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बताओ 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 बताओ। सब लोग जल्दी बताओ, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई जो मैंने यहाँ पे की है? चलो सबको समझ में आ गया, बढ़िया। ठीक है, तो मैंने एक फिनिश गुड का एक तो कर दिया ए टू बी को, अब मुझे करना है बी टू ए को। ठीक है, चलिए अब समझते ये वाला फिनिश गुड की बात करते हैं। बी टू ए 40,000, बी ने ए को किया तो बी के लिए क्या हुआ, सेल हुआ जैसे, तो बी के अंदर लिख दिया 40,000 का सेल और ए ने जैसे परचेज किया बी टू ए ना, ए के लिए आ गया तो ए का स्टॉक बढ़ गया तो 40,000 इधर आ गया। बस ये आपका हो गया गुड्स ट्रांसफ़र वाला सीन। बताइए यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज आगे चलते हैं। चलो बढ़िया, अब अपने को बात क्या करनी है, सुनो आगे। यहाँ तक हो गया अपना काम। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड। अब हम गुड्स रिटर्न की बात करेंगे। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड, मैं तुमको एक ही लॉजिक समझाया। गुड जब भी ट्रांसफर होता है, आता है कि जाता, कुछ भी होता है, तुमको एक चीज़ याद नहीं है, किसके पास गुड्स बढ़ रहा है उसके तो टू में, और जिसके पास गुड्स कम हो रहा है उसके बाय में। बस एक ही लाइन का आंसर है और कुछ है ही नहीं। जिसके पास गुड्स बढ़ेगा ने ट्रांजेक्शन से उसके पास टू में लिखो, जिसके पास गुड्स कम होगा उसके बाय में लिखो, खत्म खेल। बस एक लाइन का आंसर है तुम्हारा। चलिए, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड, आपने गुड्स रिटर्न किया, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सिर्फ लाइन लिख देंगे फिनिश गुड रिटर्न। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न। ठीक है, और इधर भी लिख देता हूँ बाय फिनिश गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो अपने लिख दिया टू और बाय में, बस क्योंकि अपने को पता है कहीं से जाएगा कहीं पे आएगा तो दोनों तरफ आएगा। अब अपने को किसके टू में लिखना है किसके बाय में लिखना है वो समझता है। अब समझिए फिनिश गुड रिटर्न हुआ है तो यह बताइए किसने किसको किया, बाय ए टू बी 35,000, ए ने बी को किया। बेटा किसके पास से कम हुआ किसको मिला, जब गुड्स रिटर्न हुआ हमको वो नहीं लिखना है किसको मिला किसके पास गया। सर बाय ए टू बी, यानी ए ने दिया बी को तो ए का कम हुआ और बी को मिला, तो ए का कम हुआ तो किस तरफ, बाय की तरफ। ए का कम हुआ बाय में आ गया कितना, सॉरी मैं उल्टा पढ़ा था, ये वाला है फिनिश गुड रिटर्न। ठीक है, चलो ये वाला था माय मिस्टेक। तो अब देखिए रिटर्न ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, बाय ए टू बी कितना 10,000, लॉजिक वही है तुम्हारा सिंपल। किसके पास गया, अगर बाय ए यानी ए ने दिया किसको दिया, बी को दिया, ए के पास से कम हुआ
ए का क्या हुआ है, कम, कम हुआ तो किधर आएगा सर, बाय के अंदर। तो ए का लिख दो 10,000 बाय में, ए का बाय ए ना, तो ए का कम हो गया, तो ये आ गया 10,000। बोलिए समझ में आया? तो किसको मिला सर, बी को मिला, तो बी के पास बढ़ गया, तो 10,000 बी के इधर आ गया। डन। अभी बाय बी टू ए, बी ने रिटर्न किया किसको, ए को, 7,000 का बी ने रिटर्न किया बेटा, तो बी के पास से क्या हो गया, कम हो गया 7,000, तो बी का तो इधर आ जाएगा बाय में 7,000, और ए को रिटर्न किया तो ए के पास बढ़ गया, ए के इधर 2 में आ गया 7,000। बस, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? फिर ख़त्म हो गया। बताओ किसको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बोल सकते हो। इधर टोटल हो जाएगा और इधर आ जाएगा जीपी। दिख नहीं रही ये वाली पेन तो। टू ग्रॉस प्रॉफिट सबको समझ में आया ये वाला? ठीक है, निकाल दो बैलेंसिंग फिगर, कितना आता है तुम्हारा 38,500 और 46,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो मुझे बोल सकता है। 38,500 एंड 46,000। बोलो भैया, जिसको नहीं समझा वो भी बोले, जिसको समझा वो भी बोले। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया, दैट इज द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अपने को बनाने का है जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, या जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कंबाइंड बनाने का, दोनों का कंबाइंड। एक सेकेंड। हाँ, हेलो, चलो, तो सभी डाउट क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे। अब अपने को बनाने का है कंसोलिडेट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दोनों का मर्ज। तो यहां पे बनाएंगे कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट।
चलिए, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है। तो जब भी मैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा ना, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले बाय। क्या लिखना है? बाय। जो भी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेट मतलब दोनों को मर्ज करने का है। एक होता है जनरल ट्रेडिंग P&L अकाउंट, यानी जनरल P&L होगा वो अलग होगा, और कंसोलिडेटेड अलग होता है। कंसोलिडेट में क्या होता है, दोनों को मर्ज करो। क्या करो? दोनों को मर्ज करने का है, सिंपल फंडा। तो दोनों को मर्ज करूंगा तो बताओ दोनों अपने पास क्या क्या है, 2 ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 ओपनिंग स्टॉक, बट यहाँ पे दोनों टोटल बोलूँगा कितना टोटल है बेटा, देख ले। 20 और 12 कितना होता है? 32,000। तो 20,000 प्लस 12,000 32,000। ओके, उसके बाद 2 परचेज, कितना है परचेज देख लो, 92 और 68। तो 92 प्लस 68 1,60,000, 1,60,000। ओके, फिर वेजेस, तो 2 वेजेस आएगा, कंबाइन कर लो 20,000। 2 कैरीज आएगा, कितना कैरीज तुम्हारा दोनों को ऐड किया, 2,000 4,000 आ गया। फिर बाय सेल्स कितना है, 2,52,000, और एक आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ में क्लोजिंग स्टॉक 2 तरह का था, परचेज गुड्स और फिनिश गुड। परचेज गुड्स जो तुम्हारा था देख लो यहाँ पे 6,000 और 4,500, 10,500, और 24 और 14 कितना हो गया, 38। डन। अब मैं तुमको 2 बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग बनाऊंगा ना, मतलब दोनों कंपनी का मिला के ट्रेडिंग, ठीक है, तब कभी भी एक दूसरे को जो ट्रांसफर करते हैं ना, इंटर ट्रांसफर, वो नहीं दिखाने का है। मैं क्या बोला फिर से सुनो। जब भी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाते हैं, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, 2 चीज़ों को मर्ज कर रहा हूँ, तो दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया ना, वो चीज़ अपन नहीं दिखाते। सर रीज़न क्या दिखाऊंगे, ऑटोमेटिक आमने सामने कट जाएगा। कैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, गुड्स ट्रांसफ़र दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो ये गुड्स ट्रांसफ़र किया था, कितना था, 8,000 10,000 35 40,000। तो जब मैं बाय में लिखता हूँ बाय गुड्स ट्रांसफ़र, मान लो कंसोलिडेट में टोटल करके, तो मुझे 2 का भी लिखना पड़ेगा। तो देख लो 10 और 8 18, 10 और 8 18, 40 और 35 कितना हो गया, 75, और 35 और 40 कितना हो गया, 75। तो बाय में भी उतना लिखा, 2 में भी इतना लिखा, आमने सामने क्या हो गया, कट हो गया, नील इफेक्ट हो गया। इसी तरह फिनिश गुड रिटर्न, ये भी एक दूसरे को किया है, 7 और 10 17 और 17, बाय में भी है 2 में भी है, तो भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा इफेक्ट। तो जब भी अगर मैं कंसोलिडेटेड बनाता हूँ ना, इस केस में इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर होता है ना, ठीक है, उनको अपने को नहीं लेने का है। बोलिए समझ में आया ये वाला? तो इंटर डिपार्टमेंट आपको नहीं लेने का है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? लोगे तो भी वो सेम इफेक्ट होगा, फिर बाय में भी लो 2 में भी लो। बताइए क्या ये आपको समझ में आया? इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चारों चीज़ें नहीं ली है, गुड्स ट्रांसफर वाली। बोलो बोलो बोलो, क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसा है पता, कुछ ऐसा है, देखो ठीक है, मान लो ये मैं हूँ, मैंने 100 रुपये कमाया, मान लो ये मेरे पापा है जिन्होंने 1,000 रुपये कमाया, बराबर है। तो अगर मैं दोनों का इनकम मर्ज करना चाहता हूँ, हम दोनों का इनकम कितना होता है, 1,100 रुपया। अब मैंने पापा को 100 रुपया ट्रांसफ़र किया और पापा ने मुझे वापस 100 रुपया ट्रांसफ़र किया, तो क्या वो मुझे लिखना चाहिए? आंसर इज़ नो। एक दूसरे को ट्रांसफ़र करा, वो थोड़ी इनकम का पार्ट माना जाएगा। इनकम का पार्ट तो वही माना जाएगा जो आपने कमाया है। बस सेम फंडा यहाँ पे भी होता है कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया, वो अगर मर्ज कर दे तो नहीं होगा। चलो
तो ये तो सर एक तो समझ में आ गया कि यहाँ पे इसके लिए मर्ज वाली ट्रांसफर वाले आइटम नहीं आए क्योंकि यहाँ पे मर्ज हो रहा है। अब क्या होता है पता है, याद रखना, जब भी कोई एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करता है, जब भी कोई एक बंदा दूसरे बंदे को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, और जब आप उनकी बैलेंस शीट मर्ज करते हो, ठीक है, और वहाँ पे एक बंदे के अंदर दूसरे का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो हटाना पड़ेगा। सर क्या समझा, कुछ क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बेटा ये मेरा ए डिपार्टमेंट है, ठीक है, मेरा ही है, जुझार सर का ही है। एक इधर बी डिपार्टमेंट है, मेरा ही है। यहाँ पे एक गुड्स परचेज़ किया मैंने 10,000 का। कितना परचेज़ किया? 10,000 का, ठीक है। ये गुड्स में मैंने प्रॉफिट ऐड किया, मान लो 10%, यानी कितना इसका वैल्यू हो गया? 11,000 रुपया। इसको मैंने इधर बेच दिया, मतलब बी को ट्रांसफ़र कर लिया, तो बी के पास आया तो बी को कितना खर्चा हुआ? 11,000 का। चलो ये 11,000 का खर्चा हो गया। बोलो समझ में आया ये वाला? तो अगर मैं ए की बात करूँ, जरा सुनना, ए की बात करूँ तो ए के लिए देखो कितने में परचेज़ किया, 2 परचेज 10,000 में। ए ने कितने में सेल किया? 11,000 में। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 1,000 रुपये का। ओके, ये आपको समझ में आया? ये ए का है। बी की बात करते हैं। ओके, बी की बात करो। बी ने कितने में परचेज़ किया? 2 परचेज। सर बी का ले 11,000 में आया तो 11,000 में परचेज़ किया। बी का सेल नहीं हुआ है, सेल हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेल नहीं हुआ है बी का सेल नहीं हुआ है, बी का क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक में जितना वैल्यू का उतना ही होएगा, तो बी का 11,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ख़त्म। बोलो ये समझ में आया तुमको? अब मुझे ये बताओ, अब मैं दोनों को मर्ज करता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ, मर्ज करता हूँ, तो इन दैट केस क्या होगा? जब भी मैं मर्ज कर रहा हूँ तो आपको पता है कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया वो तो आता नहीं है। यस सर, वो तो आएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2 परचेज आएगा। कितना परचेज आएगा? 10,000 का। यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा 11,000 का। तो क्या तुमको यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट दिखेगा नहीं दिखेगा, वो बताओ? आपने क्या बोला? मर्ज किया ना मैंने दोनों को, तो मर्ज किया तो जो एक दूसरे को ट्रांसफर किया वो तो आता नहीं है। तो बेटा इसका सेल, इसका परचेज तो ट्रांसफर ही तो है ये। तो अलग अलग था तो अपन ने क्या किया? ए में सेल दिखाया और बी में परचेज दिखाया, बट मैंने अब मर्ज कर लिया। जब मर्ज किया तो ऑब्वियसली एक दूसरे को ट्रांसफर तो आएगा नहीं। मतलब मेरे पास गुड्स था 10,000 का, आज इसका वैल्यू 11,000 हो गया क्या? ये बताओ, क्या ये सही होगा कि हमने 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाया? ओके, ये जुझार सर की कंपनी है, जुझार सर। तो ये जुझार सर का ऐसा मर्ज बनाया तो क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ 1,000 का प्रॉफिट कमाया। क्या ये सही होगा? बोलो, ये तुमको समझा क्या मैंने क्या किया है कि वापस समझाऊं? देखो इसको थोड़ा दूसरे वे में समझते हैं, ठीक है। ये अपना सीएफ का क्लासेस है, ठीक है। ये योगी सर के मूछे कहाँ है यार? चलो ठीक है। तो देखो हम सीए आपके 2 डिपार्टमेंट मान लो, मैं जुझार सर है, एक दर्शन सर है। मैंने क्या किया? एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया क्लास के नाम पे 1,000 रुपये में। कितने में परचेज़ किया? 1,000 रुपये में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? दर्शन सर को यही फ़ोन ट्रांसफ़र कर लिया 1,00,000 रुपये में। कितने में ट्रांसफ़र कर लिया? 1,00,000 रुपये में ट्रांसफ़र कर लिया। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। तो मैंने कितने में लिया? 1,000 रुपये में। मैंने किसको कितने में ट्रांसफ़र कर लिया? उसको 1,00,000 रुपये में, ठीक है, दर्शन सर को। अब इसका मतलब पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई मैंने कोई चीज़ 1,000 रुपये में परचेज़ की,
और मैंने उसको 1 लाख में सेल कर दिया तो मैंने 99,000 रुपये कमाए। तो आपको नहीं लगता क्या ये सही होगा क्या? दोनों हम सी हब के ही पार्ट है। हाँ, और मैं बता रहा हूँ सी हब ने 99,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। क्या ये सही होगा? बताओ, क्या सी हब ने 99,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है? वेरी गुड। तो यहाँ पे अर्न नहीं किया ना, क्योंकि वो जो मोबाइल है वो तो अभी भी हमारे पास ही है ना। तकलीफ क्या है? वो मोबाइल अभी भी किसके पास है? दर्शन सर नहीं, हाँ सी एफ का ही पार्ट है, तो उनके पास ही तो है। तो गया कहाँ पे? तो प्रॉफिट कहाँ से आ गया? मतलब जो तुम दिखा रहे हो गलत दिखा रहे हो। अच्छा, कि मान लो यही फ़ोन दर्शन सर ने किसी और को सेल कर दिया, आगे थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, थर्ड पर्सन 1 लाख रुपए में, तो बराबर था। तो तुम बोलते हाँ भाई सी अपने 99,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। बट क्या ये फ़ोन सेल हुआ है क्या? बताओ, क्या ये फ़ोन सेल हुआ? नहीं सर, ये तो आपके पास ही पड़ा है। इसका मतलब मैं अपने क्लासेस से क्लोजिंग स्टॉक में जो दर्शन सर के पास मेरा फ़ोन पड़ा है उसके अंदर कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है? इंक्लूडेड है। उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? अनरियलाइज प्रॉफिट क्या है? इंक्लूडेड है। क्या तुमको ये समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या इंक्लूडेड है? अनरियलाइज प्रॉफिट क्या है? इंक्लूडेड है। तो जब मैं मर्ज कर रहा हूं ना दोनों का, तो मुझे वो अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। क्या तुमको ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब देखो मैं क्या करूंगा पता है, जब मैं सी ए हब का इधर मर्ज बना रहा हूं, ठीक है, सी ए हब का जब मैं क्या बना रहा हूं, मर्ज बैलेंस शीट बना रहा हूं सी ए हब करके ऐसा, तो मैंने यहाँ पे दिखाया मैंने परचेज किया था फ़ोन जुझार सर ने 1000 में, बट वो फ़ोन अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है क्योंकि सेल हुआ नहीं है 1 लाख में। तो अब मुझे क्या करना है, इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना उसको रिमूव करना है। और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 99,000। कितना है? 99,000। तो मैंने क्या किया, इसको हटाने के लिए मैंने क्या इधर लिख दिया 2। इसको मैंने वर्ड यूज़ किया स्टॉक रिजर्व। क्या वर्ड यूज़ किया? स्टॉक रिजर्व। कितना वर्ड यूज़ किया बेटा? जितना अनरियलाइज प्रॉफिट था 99,000, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीपी कितना आ जाएगा बताओ, या हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 0 रुपीज़। बोलिए ये क्या, ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? और जब मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, सी हब बैलेंस शीट जब बनाएगी, सी हब जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो उसमें ऐसे दिखाएगी क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख माइनस स्टॉक रिजर्व 99,000, सो फाइनल इसका वैल्यू 1000। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? बताओ। चलो बढ़िया। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा आगे बढ़ा के जा रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ इसी चीज़ को। जब जुझार सर ने यहाँ पे फ़ोन लिया था तो मैंने 2 फ़ोन लिए थे, ठीक है। कितने फ़ोन लिए थे? 2 फ़ोन थे, 1+1 मतलब 2 फ़ोन लिए थे 5-5 हज़ार के, 500 के 2 फ़ोन लिए थे। तो मैंने जब इनको सेल किया तो सेम मेरा प्राइस भी ऐसा ही था, 50,000 + 50,000। बराबर है। अब इसमें से एक फ़ोन तो दर्शन सर ने सेल कर दिया बेटा,
50,000 में एक तो सेल हो गया। आज जो इनके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है वो सिर्फ एक ही पड़ा है, 50,000 का फ़ोन। ओके, फिर से बोलता हूँ, मैंने 2 फ़ोन लिए थे 500 के, मैंने दर्शन सर को ट्रांसफ़र किए 1 लाख में, ठीक है। दोनों फ़ोन 50 हज़ार के हिसाब से। दर्शन सर ने एक फ़ोन आगे किसी को सेल कर दिया, मान लो करण को सेल कर दिया, कितने में? 50,000, जो रेट थी 50,000 में सेल कर दिया। एक फ़ोन अभी भी इनके पास पड़ा है। तो जब मैं इनका मर्ज बनाऊंगा ना हमारा, तो कैसे बनेगा जरा सुनो। अब हमारा मर्ज कैसे बनेगा वो देख लेना। देखो ऑब्वियसली एक सेल तो हो चुका है ना, तो जब सेल हो चुका तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, बाय सेल 50,000, इसका पैसा तो आ गया अपने पास। और क्लोजिंग स्टॉक में अभी कितना पड़ा है? एक फ़ोन ही पड़ा है जिसका वैल्यू कितना है? 50,000। बोलो तुमको ये समझ में आया? अब क्या करना आपको, मैंने एक ही आंसर बोला तुमको कि जितना क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है ना उसको रिमूव करना, बस जो सेल हो चुका है उसको छोड़ दो। तो आपने क्या किया सर, क्लोजिंग स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको वर्ड यूज़ किया टू स्टॉक रिजर्व। क्या वर्ड यूज़ किया? टू स्टॉक रिजर्व। तो बेटा एक 500 का था, तूने 50,000 में बेचा, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 45,500। कितना प्रॉफिट हुआ? 45,500 एक फ़ोन में। तो तेरा ये फ़ोन तो एक ही था ना, तो बता इसमें कितना अनरियलाइज प्रॉफिट अभी भी है? 45,500। बस जैसे तूने इसका ये अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दिया, ऑटोमेटिकली तेरा जो रियल प्रॉफिट था वो आ जाएगा। तो अब तू यहाँ पे लिख सकता है 2GP, टू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया चेक कर ले। तो सर 1 लाख में से ये माइनस कर ले 46,500, कितना होता है? अच्छा मैंने रॉन्ग दिखाया क्या थोड़ा कैलकुलेशन, मैथ्स बेटा। यहाँ पे 49 होता है। 50,000 में से 500 माइनस के तो 49,500 आएगा ना। हाँ, तो ये मेरा आ गया 49,500। और रियल में भी ऐसा ही हुआ ना, मेरा रियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ है? 49,500 हुआ है। बोलो समझ में आया ये वाला? तो आपको क्या करना है, जितना क्लोजिंग स्टॉक है ना, जितना क्लोजिंग स्टॉक है उसमें तुम्हारा कितना गुड्स है, ठीक है, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है, उसका अनरियलाइज प्रॉफिट रिमूव कर देने का है। बोलो जी, यहां तक किसी को डाउट है? चलो अब मैं तुमसे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है। आपको क्या 2 चीजों पे ध्यान देना है? 2 चीज पे ध्यान देना है। एक तो देना है क्लोजिंग स्टॉक पे, ये तो तुमको ध्यान देने का है क्लोजिंग स्टॉक पे। दूसरा देना है अनरियलाइज प्रॉफिट पे। 2 चीज़ों पे तुमको ध्यान देना है, तो क्लोजिंग स्टॉक, एक अनरियलाइज प्रॉफिट। अभी बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ जीपी का रेट, कितना प्रॉफिट का रेट था वो होगा ना। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सब प्रॉफिट के रेट के हिसाब से। हर बार अमाउंट थोड़ी होगा, प्रॉफिट का रेट होगा, तो प्रॉफिट के रेट के हिसाब से निकालोगे। तो ये बताओ तुम क्लोजिंग स्टॉक किसका देखोगे और अनरियलाइज प्रॉफिट किसका देखोगे? यानी कि दर्शन सर का क्लोजिंग स्टॉक देखोगे या जुजाड़ सर का क्लोजिंग स्टॉक देखोगे? पहली चीज़ तो ये क्लियर करो। और प्रॉफिट का रेट किसका देखोगे? दर्शन सर का प्रॉफिट का रेट देखोगे या जुचार सर का प्रॉफिट का रेट देखोगे? बोलो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बोले, फिर से बोलता हूँ कि तुमको एक तो क्लोजिंग स्टॉक देखने का है, ठीक है। तो मैंने किसको ट्रांसफर किया? दर्शन सर को किया, दर्शन सर के पास पड़ा है। तुम क्लोजिंग स्टॉक किसका देख रहे हो बेटा? मेरा देख रहे हो या दर्शन सर का देख रहे हो? पहले ये बताओ, तुम क्लोजिंग स्टॉक किसका देखोगे? मेरा देखोगे या दर्शन सर का देखोगे? या मिस्टर अनुज ने आंसर दिया फट से, क्लोजिंग स्टॉक दर्शन सर का देखेंगे। बाकी लोग?
इस केस में बोलो, बाकी हम बाद में देखेंगे, वो तो फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। पहले इस केस में बताइए, मेरा देखोगे या दर्शन सर का देखोगे? वेरी गुड। तो आप सब लोगों ने क्या बोला कि सर क्लोजिंग स्टॉक दिखना है दर्शन सर का। किसका दिखना है? दर्शन सर का। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में और अच्छे से बोलूँ क्या, मतलब मैं एक डिपार्टमेंट ने जिस दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है, तो जिसको ट्रांसफर हुआ है ना, जिसको हुआ है, जिसके पास पड़ा है, उसका क्लोजिंग स्टॉक देखने का है पहली चीज़। ठीक है, मैंने दर्शन सर को ट्रांसफर किया तो अभी वो गुड्स दर्शन सर के पास पड़ा होगा, तो दर्शन सर का क्लोजिंग स्टॉक देखोगे। ये फर्स्ट तुम्हारा हो गया जिसका आंसर तुमने राइट दिया। अब सेकंड पूछ रहा हूँ, तुम प्रॉफिट का रेट किसका देखोगे? मेरा देखोगे या दर्शन सर का देखोगे? तुमने प्रॉफिट किसका देखा? मेरा देखने वाले हो प्रॉफिट का रेट या दर्शन सर का देखोगे? मानो ने बोला मेरा, बाकी लोग? यस, तो मेरा मतलब मेरा नाम अनुज। ओके फैंटास्टिक। तो सबने बोला मेरा, तो तुम्हारे दिमाग में दो चीज़ बैठी क्या कि आपको क्लोजिंग स्टॉक तो देखना है सामने वाली पार्टी का, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का, बट रेट आपको खुद का देखने का है। ये तुमको समझ में आया? रेट खुद का होगा। अगर मैं ए बी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो ए का रेट होगा और बी का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब ए का रेट और ए का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ए का रेट है और बी का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, उल्टा भी होता, मान लो अगर उल्टा भी होता कि दर्शन सर भी मुझे कोई ट्रांसफर किया है और सेम चीज़ मेरे साथ भी होती, तो वाइस वर्सा होता। यानी कि अब स्टॉक तुम देखते किसका? मेरा, और रेट किसका देखते हैं? दर्शन सर का, क्योंकि ट्रांसफर तो दर्शन सर ने किया ना, तो अनरियलाइज प्रॉफिट उनका हुआ। तो अब तुम वाइस वर्सा उल्टा देखोगे। तो तुमको ये चीज़ समझ में आई क्या? क्लोजिंग स्टॉक किसका देखना और रेट किसका देखने का है? ओके, ये मोस्ट कॉमन एरर है जो तुम एग्जाम में करते हो, सबसे बड़ी एरर। अब एग्जाम में क्या होता है पता है? दोनों एक दूसरे को करता है, वो भी इसको ट्रांसफर करता है, ये भी इसको ट्रांसफर करता है, तो तुम क्लोजिंग स्टॉक भी उसी का लेते हो और रेट भी उसी का लेते हो, तो ये तो गड़बड़ हो जाता ना फिर मामला। तो ये एरर आपको एग्जाम में नहीं करने की है। चलिए बढ़िया। अब कभी कभी तो अपने को रेट दे रखा होता है, बराबर है, तो बहुत अच्छी बात है। रेट दे रखा है तो खुश हो जाना, दिल में मन में लड्डू फूटना कि रेट दे रखा है, आहा शांति होगी, मज़ा आ गया। बट कभी कभी अपने को रेट नहीं दे रखी होगी, कभी कभी रेट अपने को दे रखी नहीं होगी, तो निकालना पड़ेगा। जैसे क्या इस क्वेश्चन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा था क्या? आंसर इज यस सर, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, बट क्या अपने को रेट दे रखी है? आंसर इज नो सर, रेट दे रखी नहीं है। चलो तो देखो, बट क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना उसके अंदर परसेंट है वो दे रखा है? आंसर इज यस। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट परचेज गुड हैव बीन ट्रांसफर म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट। ठीक है, जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो तो कॉस्ट पे होता है। तो देखो अगर कॉस्ट पे हो रहा है ना तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने वही फ़ोन 1000 रुपये में ट्रांसफर किया तो दर्शन सर को, ठीक है, कॉस्ट पे, तो बेटा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आता ही नहीं ना, तो खेल ही खत्म हो गया। अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को। बट फिनिश गुड मतलब परचेज, आपको डिपार्टमेंट ये जो क्या बोलते हैं परचेज गुड्स है ना, इसमें तो कोई इशू अपने को है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे परचेज गुड्स में मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि वो कॉस्ट पे किया है। तो यहाँ पे शांति, हा यहाँ पे कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा, किसमें? परचेज गुड्स में। लेकिन फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड तुम्हारा है उसको किस पे ट्रांसफर किया इसने?
मार्केट प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड करके, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट ऐड करके भेजा है, तो ये गलत किया, क्योंकि अब इसमें क्या आएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा। बट अनरियलाइज प्रॉफिट कभी भी पूरे अमाउंट पे नहीं आता है, जितना तेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा ना उसके ऊपर आएगा। जैसे मैंने दर्शन सर को 2 फ़ोन दिए थे, एक तो सेल हो गया तो उसका तो टेंशन ही नहीं ना, अपने को टेंशन इसका जितना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा उसका टेंशन है। तो यहाँ पे देखिए द 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, अभी कितना उसके स्टॉक में पड़ा है, 20% एट ईच डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट ना, ए का भी और बी का भी, रिप्रेजेंट फिनिश गुड रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो चलो फिर, तो अब अपने को देखना है कैसे अपन करेंगे इसको। अब बताओ क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो तो दे रखा है, ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में कितना क्लोजिंग स्टॉक कर रहा है, पर क्या रेट दे रखा है, ये बताओ। क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो तो मिल जाएगा, कि यानी कि दर्शन सर के पास मेरा कितना मोबाइल का वो है वो तो मिल जाएगा, बट उसमें मैंने कितना प्रॉफिट ऐड किया था वो नहीं दे रखा है, रेट नहीं दे रखा है। अब रेट कैसे निकालेंगे, वो अपने पास एक क्वेश्चन है कि सर रेट कैसे निकालना है। चलो, तो अभी अपने को समझना है रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला तुमको लिखा रहा हूँ कि रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, जीपी रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला तुमको लिखा रहा हूँ, कैसे आप रेट निकालोगे। अगर नहीं दे रखा है, दे रखा होता रेट तो मुझे निकालना नहीं होता, मैं डायरेक्ट कर लेता। पर अगर नहीं दे रखा तो आपको कैसे निकालना है कि बेटा आपने कितना प्रॉफिट कमाया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया है डिवाइड बाय जितना तुमने गुड्स पे प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय किस पे कमाया होगा, सेल्स पे कमाया होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं लूँगा नेट सेल्स, क्या लूँगा, नेट सेल्स, याद ना, क्यों, क्योंकि सर रिटर्न भी तो हो सकता है, तो रिटर्न को माइनस कर लो, तो नेट सेल्स पे कितना कमाया मैंने, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा कि इतना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, कितने, इतने सेल्स पे, नेट सेल्स पे, प्लस ये बताओ तुमने जब गुड्स ट्रांसफ़र किया था, जब आपने गुड्स ट्रांसफ़र किया था तो उसमें भी तो प्रॉफिट का अर्न किया था, यस सर, तो वो भी आएगा, प्लस गुड्स ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, जिस दूसरे डिपार्टमेंट आपने ट्रांसफ़र किया विथ प्रॉफिट उसका भी आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने नेट सेल्स प्लस जितना ट्रांसफ़र किया वो वाला, ठीक है, ये जीपी इतने पे कमाया है तो आपको रेट मिल जाएगा, इनटू 100 कर लो तो रेट मिल जाएगा। बताइए क्या ये समझ में आया, क्या ये फॉर्मूला तुमको समझ में आया है क्या। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जीपी का रेट मेरा क्या है, मैंने सिंपल बोला, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, कितने पे कमाया है, जो मेरा नेट सेल हुआ, नेट सेल मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल जो हुआ है प्लस जितना मैंने गुड्स ट्रांसफर किया है ऐड करके प्रॉफिट उस पर, तो इतना प्रॉफिट इतने पे, तो रेट मुझे मिल गया, इतना मेरा जीपी का रेट है। ओके डन। तो इस तरह से अपन जीपी का रेट अपन निकाल सकते हैं। तो अपने को इस क्वेश्चन में कितना जीपी का रेट था वो दे रखा नहीं है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, आंसर इज यस। तो चलो निकालते, पहले हम निकालेंगे जीपी का रेट किसके लिए, ए के लिए, ठीक है, फिर बी का निकालेंगे, ए का निकालते हैं। चलो ए का कितना ग्रॉस प्रॉफिट था बेटा, यहाँ पे आपने निकाला था 38,500 था ए का प्रॉफिट। तो मैंने बोला देखिए ए ने 38,500 कमाया है, कितने पे कमाया वो देख लो। तो नेट सेल्स निकालिए इसका, तो ए ने कितना सेल्स किया है सर, 1,40,000, ए ने कितना किया है 1,40,000, उसमें से कुछ रिटर्न भी हुआ है क्या, यस सर, ये देखिए गुड्स रिटर्न भी था, फिनिश गुड रिटर्न 7,000 का, तो 1,40,000 में से 7,000 का रिटर्न था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,40,000 सेल्स माइनस रिटर्न 7,000,
रिटर्न, ठीक है, सेल्स माइनस रिटर्न हो गया, नेट सेल्स आ गया, प्लस जो गुड्स ट्रांसफ़र किया था इसने, कितना गुड्स ट्रांसफ़र किया था देख लो सर, ये रहा फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र किया ना, ये देखो गुड्स ट्रांसफ़र किया, इधर दे रखा अपने ऊपर। अब बताओ मैं परचेज गुड्स देखूँ कि फिनिश गुड देखूँ कि दोनों देखूँ, ये बताओ, क्या मैं परचेज गुड्स ट्रांसफ़र देखूँ या मैं फिनिश गुड ट्रांसफ़र देखूँ कि दोनों देखूँ, तुम बताओ। क्या मैं परचेज गुड्स ट्रांसफ़र देखूँ, फिनिश गुड ट्रांसफ़र देखूँ एक का कि दोनों देखूँ, बताओ बताओ बताओ, कौन सा देखूँ, 8,000 देखूँ, 35,000 देखूँ कि दोनों देखूँ। वेरी वेरी गुड, सबने बोला फिनिश गुड, क्योंकि परचेज गुड्स तो था कॉस्ट पे, तो उसमें तो तकलीफ था ही नहीं, मैंने बोला भूल जाओ अपना परचेज गुड्स को, अपने को प्रॉब्लम है फिनिश गुड में, तो अपन किसको देखेंगे, ओनली ऑन फिनिश गुड को। तो यहाँ पे देखिए फिनिश गुड देखिए कितना था अपना 35,000, तो बेटा ये आ गया इधर तेरा 35,000 फिनिश गुड्स ट्रांसपोर्ट इनटू 100 कर लो तो तुमको रेट मिल जाएगा, ए का रेट, ठीक है। तो AGP रेट, एज प्रॉफिट रेट कितना आया, कैलसी उठाओ और शुरू हो जाओ। तो इसको मैं और सही से करता हूँ, 38,500 माइनस कितना होता है 1,40,000 माइनस 7,000 प्लस 35,000, 1,68,000 इंटू 100, बताओ ए का कितना रेट आ गया, 38,500 डिवाइड बाई 1,68,000 परसेंट 22.92%, कितना आया बेटा 22.92%, ऑलमोस्ट, या 916, राउंड अप नहीं करना है, इन दैट केस हम पूरा लिख सकते हैं 3 डिजिट में 916%, दैट इज योर GP रेट या प्रॉफिट रेट बोल सकते हो ए का, ठीक है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, एज प्रॉफिट रेट। बोलो क्या ये आपको समझ में आया, इसका मुझे आंसर दो, ये एक डिफिकल्ट वाला मामला है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट का रेट दे रखा नहीं है, दे रखा होता तो वो बोलता कि ए बी को इतने प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है, बी ए को इतने प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है, तो ये मुझे झंझट नहीं करना पड़ता, सीधा हो जाता आराम से। ये नहीं दे रखा है इसके लिए निकाला है अपन ने। चलो बढ़िया, तो अब बी का भी निकाल सकते हो ना, ए का निकाल तो बी का भी सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अब मैं जल्दी से सीधा ही करूँगा, आपको फार्मूला नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रेट फॉर बी, तो सीधा देखो बी का कितना प्रॉफिट था 46,000 का, कितना प्रॉफिट था 46,000 का था, तो 46,000 डिवाइड बाय जो तुम्हारा नेट सेल्स था, नेट सेल कितना था इसका सर 1,12,000 माइनस इसका रिटर्न था 10,000 का, तो 1,12,000 में से 10 माइनस कर लो, प्लस जितना गुड्स ट्रांसफ़र किया फिनिश गुड वो देख लो, तो फिनिश गुड ट्रांसफ़र किया ये रहा 40,000 इंटू 100, तो 20 प्रॉफिट रेट, कैलसी उठाते हैं फटाफट, 1,12,000 में से 10 गया, 2 प्लस 40,000, 1,42,000, 1,46,000, 1,46 डिवाइड बाय 1,42,000, 32 पॉइंट समथिंग आया 394, 32.394%। बताइए क्या ये आपको समझ में आया, ये बी का प्रॉफिट का रेट आया, बताओ क्या इसमें किसी को डाउट है।
समझा तुमको कैसे निकला? ये जीपी का रेट निकला अभी तक अपन ने, और कुछ नहीं किया है। अगर ये एग्जाम में दे रखा होता तो मुझे जीपी का रेट नहीं निकालना होता, तो तुम्हारे मुंह में लड्डू होता। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये तो आपने जीपी का रेट निकाल दिया। अब अपने को चाहिए कितना क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका प्रॉफिट इंक्लूड है। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करने का है, जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है उसको अपोजिट साइड में लिख देने का है, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखेंगे। अमाउंट कितना आएगा वो पता नहीं है, वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट निकालूंगा। बट ये बताओ क्या पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ इसी का है या दूसरे का भी है? तो सर दूसरे का भी है, मतलब ट्रांसफर वाला भी है और दूसरा भी है इसके पास, क्योंकि दूसरे से परचेज भी करता है। तो कितना इसके अंदर इंक्लूड है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन की लाइन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फिनिश गुड में 20% एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। मतलब कितना परसेंट हो गया, उसका रिप्रेजेंट होता है 20%। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ये अपन निकालते हैं। ठीक है, कि एक के अंदर दूसरे का कितना है, तो ए का कितना आएगा और बी का कितना आएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं ए की बात करूं, ए की, ठीक है, एक ही बात करते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम बी। तो ए के अंदर मैं बी का देखूंगा ना, आपने बोला था सर क्लोजिंग स्टॉक सामने वाला दिखते हैं। जुझार सर का बात करो तो दर्शन सर का देखेंगे, दर्शन सर का तो जुझार सर का। तो जब मैं ए की बात कर रहा हूं तो मैं किसका क्लोजिंग स्टॉक देखूंगा? बी का। और जब बी की बात कर रहा हूं तो ए का। तो मैं देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम ए, देखो जब मैं ए की बात कर रहा हूं तो एक तो अपने पास थोड़ी देखेगा, वो बी का देखेगा कि बी का कितना है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना है तुम्हारा? ठीक है, तो ए का गुड्स देखिए, ए का गुड्स कितना है? ए का क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा, ए का क्लोजिंग स्टॉक रेट अपने को दूसरे की देखनी है। ठीक है, ए के अंदर जो स्टॉक है, ए का स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, फिनिश गुड्स 24,000 है। कितना है? 24 और 14,000। तो इसमें इसके अंदर 20% अदर डिपार्टमेंट से है और इसके अंदर भी 20% किस डिपार्टमेंट से है? अदर डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे ए का 24,000 इंटू 20%। ठीक है, तो मैं एक में इस सब कर लेता हूँ, अलग अलग एक्स्ट्रा नहीं बनाते। और इसका कितना था दूसरे का? 14,000 इंटू 20%। तो इसका आ गया 8, 4,800 और 2,800। क्या ये आपको समझ में आया? बताओ, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला वो समझ में आया? अब रेट की बात करते हैं, रेट। अब रेट की बात करो, अब रेट देखना। ठीक है, अब रेट ध्यान से सुनना। रेट कौन से लेंगे? सर दर्शन सर क्लोजिंग स्टॉक में रेट किसके लिए? जुझार सर की, और जुझार सर के अंदर दर्शन सर की। तो यहाँ पे रेट आपको बड़े ध्यान से लेनी है। ए के अंदर रेट लूंगा किसकी? बी की, और बी के अंदर ए की। तो यहाँ पे देखो जब मैं ए की बात कर रहा हूँ तो मैं बेटा रेट लूंगा बी की, तो 32.394%। और इधर आएगा ये वाला 22.3
916%। क्या आपको ये समझ में आया? तो ये निकाल दो, दैट इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट। इसे क्या बोलेंगे? अनरियलाइज प्रॉफिट बोलेंगे। इनटू रेट कर दो तो तुमको आंसर मिल जाएगा। तो 4800 इंटू 32.394%, 1554.912, ठीक है। या आप राउंड अप भी कर सकते हो 1555, और 2800 इंटू 22.916, तो 641.648। क्या ये आपको चीज़ समझ में आई? बस मुझे इसका आंसर दे दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेट आपको अपोजिट का लेना है। मैं इसे लिख देता हूँ अपोजिट में यहाँ पे कुछ अच्छे से आपके समझने के लिए। रेट ऑफ बी, सबको समझ में आया ना? तो यही सबसे कंफ्यूजिंग वाला मामला होता है। लोग क्या करते हैं, ए का रेट निकाला, ए का क्लोजिंग स्टॉक सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक ए का होगा बट रेट किसका आएगा? बी का आएगा। चलो, तो अब देखो इन दोनों को ऐड करो, दैट इज योर स्टॉक रिजर्व। ये तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, दोनों का ऐड कर लो। तो कंपनी का टोटल बात करें तो 1554.912 प्लस 641.648, तो 2196 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। राउंड अप कर लिया 2196, तो हमारा क्या आएगा? स्टॉक रिजर्व आएगा। तो ये स्टॉक रिजर्व इधर आ गया 2196। बस अब तुम्हारा ये कंपनी का फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे अब हम क्या बोलते हैं बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट। तो देख लो एक बार, 2,52,000 प्लस 10,500। किसी को डाउट है तो इसमें बताओ। हाँ, मैं पूरा एक बार वापस बता रहा हूँ। ये तुम्हारा आ गया कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है। बताइए, अब एक बार मैं वापस बता रहा हूं। यहाँ पे जब भी मैं देखो तुम्हारा फंडा क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट तुम कैसे निकालते हो वो देख लो। अनरियलाइज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, जिसको मैं वर्ड यूज करता हूँ स्टॉक रिजर्व, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे निकालोगे, स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे। तो आपको करना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक लेने का है, जिस डिपार्टमेंट का है क्लोजिंग स्टॉक इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये आपका फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बट क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लोगे? क्या कंपनी का पूरा लेते हैं? नहीं सर, जितना एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में होता है। ओके, तो मैं ऐसा बोलूँ क्या इसको, जितना ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट विथ प्रॉफिट स्टिल अनसोल्ड, ये वाला अपन अमाउंट लेते हैं। कौन सा लेते हैं? कि जो दूसरे डिपार्टमेंट से अपने को आया है और वो अभी भी क्या है, अनसोल्ड है, वो वाला अपन लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाला इतना पार्ट अपन लेते हैं अपन। इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लोगे तो कभी खुद का प्रॉफिट मत लेना, क्योंकि आपने खुद को थोड़ी सेल किया है, आपने किसी और को सेल किया है। जैसे मैंने दर्शन सर को किया था, तो यहाँ पे रेट तो मेरा लूंगा बट क्लोजिंग स्टॉक किसका होगा? दर्शन सर का। अगर दर्शन सर की बात कर रहे हैं तो अगर मान लो दर्शन सर ने मुझे सेल किया है, इन दैट केस क्या होगा, मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा, यस सर, रेट किसका होगा? दर्शन सर का, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट का लेंगे
ओके, तो रेट कौन सी डिपार्टमेंट लेनी है, अनदर जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसकी लेने की है, तो आपको क्या मिलेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सा फंडा। तो इस सब में देखो क्या हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ, तो सर ए का जो क्लोजिंग स्टॉक का दो तरह का था, फिनिश और परचेज गुड्स। परचेज गुड्स इज ऑन कॉस्ट, तो उसमें कोई अनरियलाइज प्रॉफिट था ही नहीं, तो हमने उसकी बात की नहीं। तो हमने किसकी बात की वो बताओ, तो हमने सर इस वाले की बात की है जिसको हमने क्या बोला, फिनिश गुड, क्योंकि इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है। इस वाले में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, देख लो, इस वाले में इंक्लूड है, तो हमने इसकी बात की है। ऊपर वाले को तो छेड़ा भी नहीं है, इसको तो अपन ने छेड़ा भी नहीं है, इसको नहीं छेड़ा है, फिनिश गुड परचेज गुड्स को अपन ने फिनिश गुड को छेड़ा है, क्योंकि उसी में प्रॉफिट ऐड किया था। तो ये 24,000 और कितना है, जो भी था तुम्हारा 24 एंड 40,000 जो भी था, तो अब ये अपना पास गुड्स है, ओके 24 एंड 14,000। बट क्या पूरा पूरा दूसरे डिपार्टमेंट से आया क्या, नहीं नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कि सिर्फ 20% गुड्स इसका जो रहता है ना क्लोजिंग स्टॉक में, वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया होता है। तो हमने बोला अच्छा ऐसा है क्या, बोला हाँ, ये देखो 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक क्लोजिंग एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो ये इतना गुड्स तुम्हारा क्या है, दूसरे डिपार्टमेंट से आया है। तो हमने क्या किया, सीधा सा फंडा अपन ने निकाला कि टोटल तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 का, उसमें से उसके अंदर से 20% दूसरे डिपार्टमेंट से, इसके पास गुड्स है 14,000 का, उसमें से 20% दूसरे डिपार्टमेंट से, तो टोटल इसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया दूसरे डिपार्टमेंट का कितना हो गया, 4,800 और 2,800 बराबर है। अब जीपी की रेट अपन ने निकाली इस फॉर्मूला से, तो ये जीपी की रेट हम ए का निकाल रहे, तो ए के क्लोजिंग स्टॉक पे ए का जीपी का रेट मत लेना, ए के क्लोजिंग स्टॉक पे ए का जीपी का रेट नहीं लेने का है, ठीक है। हम दूसरी पार्टी का लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो उसने अर्न किया ना। जब ए को कहाँ से मिला बता, ए को मिला बी से, तो प्रॉफिट किसने अर्न किया, बी ने, तो किसका रेट लेंगे, बी का। बी को किसने ट्रांसफर किया, ए ने, तो प्रॉफिट किसने अर्न किया, ए ने, तो रेट किसका लेंगे, ए का। तो यहाँ पे अपोजिट रेट लेनी है, तो ये मैंने बी की रेट ली और इधर ए की रेट ली, और मेरा ये इस तरह से ये आ गया। बोलो समझ में आया मिस्टर अनुज? कंसोलिडेटेड बनाओ या कंबाइंड पीएनएल ट्रेडिंग पीएनएल बनाए, तब भी यही काम करना पड़ेगा, तब भी अपने को लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी अपन क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ कर रहे हैं ना, कंपनी के अंदर, हाँ कंपनी के अंदर जब भी क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ कर रहे हो और दूसरे का गुड्स उसके अंदर इंक्लूड है और अनरियलाइज प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो आपको उसको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ब्रांच के अंदर भी अपन ने सेम चीज़ की थी, अगर तुमको याद है तो। ये चीज़ आपने कंसाइनमेंट में भी पढ़ी हुई है, जब एक बंदा दूसरे को ट्रांसफर करता है, कुछ प्रॉफिट ऐड करके करता है और गुड्स अभी भी उसके पास पड़ा है, तो हम उसके स्टॉक रिजर्व को हटा देते हैं। यस, खतरनाक तो ये है ही नहीं बेटा, अभी तो और आगे बाद में आएंगे। वैसे ये खतरनाक नहीं है, इसमें तो सिंपल सा फंडा था, जीपी का रेट था, क्लोजिंग स्टॉक था, निकालना था, मल्टीप्लाई करना था, आ गया। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी थी, क्या बताओ, कि क्लोजिंग स्टॉक ए का ले रहे तो जीपी का रेट बी का होगा, बस। एक बार प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ इसमें बड़ा है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, एक बार घर पे करोगे तो हो जाएगा। देखो इसको बड़े सिंपल स्टेप वाइज चलने का है। तुमको करना क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, समरी बताता हूँ वापस इस क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले तो आपको इसका नॉर्मल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाना है। डिपार्टमेंटल मतलब ए और बी का। तो हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, जो सेल्स, जो क्लोजिंग स्टॉक, जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, वो सब लिख देंगे और जीपी अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये अपन ने बनाया वैसे आप सिंपल वे में बना लीजिए, तो जीपी अपना निकल गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बनाएंगे कंबाइंड। तो कंबाइंड में हम क्या करेंगे,
ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, वो सब प्लस प्लस कर देंगे। जो भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को किया है वो ट्रांसफर नहीं लेने का है। लोगे तो भी फिर दोनों लो, इधर का भी लो उधर का भी लो, इफेक्ट जीरो होगा। ठीक है, अब जब इसका क्लोजिंग स्टॉक की बात आएगी तो अगर दूसरे डिपार्टमेंट का गुड्स इंक्लूड है, नहीं होता कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट अगर दूसरे डिपार्टमेंट का गुड्स इंक्लूड है, जैसे यहाँ पे परचेज गुड्स में इंक्लूड नहीं था तो हमने उसको देखा भी नहीं, बट क्लोजिंग फिनिश गुड में इंक्लूड था, तो आपको अनरियलाइज प्रॉफिट उधर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट? अपोजिट साइड में लिख दो स्टॉक रिजर्व, आ गया अनरियलाइज प्रॉफिट। अपोजिट साइड में लिख दिया टू स्टॉक रिजर्व, बट अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट निकलना बड़ा सिंपल सा वे है कि अनरियलाइज प्रॉफिट का एक ही फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक इनटू जीपी का रेट, जिसने ट्रांसफर किया है, फ्रॉम होम ट्रांसफर। ठीक है, जीपी रेट फ्रॉम होम ट्रांसफर, ओके, जीपी रेट ऑफ होम फ्रॉम होम ट्रांसफर, वो वाला अपने को रेट लेने का है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जीपी रेट नहीं दे रखा है तो जीपी रेट निकाल दो। जीपी रेट निकालने का नॉर्मल बचपन में पढ़ा है फॉर्मूला, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे सेल्स में सेल्स रिटर्न हुआ तो माइनस कर लेना, और अपन दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं विद प्रॉफिट, तो वो भी तो सेल हुआ तो उसको भी ऐड कर लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू गुड्स ट्रांसफर, जो भी रहेगा वो कर लो। तो ये तुम्हारा जीपी का रेट मिल गया, डन। अब अपना फंडा था क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अदर, जो भी तुम्हारा बचा है क्लोजिंग स्टॉक जिसमें अपने को देखने का है वो वाला सीन, इनटू जो तुम्हारा जीपी का रेट था, बट जीपी का रेट यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट का लेना है, जिसने अपने को ट्रांसफर किया उसका लेने का है, क्योंकि प्रॉफिट तो उसने कमाया ना, तो उसका रेट देखेंगे। तो यहाँ पे ए में बी का और बी में ए का रेट लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ गया, ये स्टॉक रिजर्व का अमाउंट हुआ, उधर लिख दो, बस इतना ही था। सब लोग इस सम को वापस करेंगे, अगर मान लो आपने किया भी अपनी नोटबुक में, तो एक बार वापस कर लेना। ओके, बोलो किसी को डाउट है इसमें, कुछ नहीं समझा तो बोल सकते हो। बोलो बोलो बोलो, उसका सबको समझ में आया? ठीक है, तो अभी एक ब्रेक ले लो 10 मिनट का, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, 5:40 पे एग्जिट अपन स्टार्ट करते हैं, 5:40 पे।
कंपनी का बोलती है क्या कंपनी अपने को इतना पैसा नहीं चाहिए, वो 9,000 ही इशू करते हैं, कंपनी ऐसा बोलेगी कि वो 1,000 उन्होंने इशू नहीं किया ना, वो हम लोग बाइंडिंग ऑफ टाइम के इशू होता है, हम लोग कंपनी में क्या होगा बाइंडिंग, तो कंपनी जब ऐसा कैपिटल रखती है ना तो उसमें हम क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल बोलते हैं उसको, रिजर्व कैपिटल समझाइए। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वायरस का तो नाम मेरे को क्लियर से पता की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा वायरस मतलब ऐसा कोई काम जो आपने बियॉन्ड योर पावर है, बियॉन्ड यानी आपको वो काम करने का ऑथराइजेशन है नहीं है, पर आपको काम करेगा ये सुना। The meaning of the term ultra violence is simply beyond power. The legal of the ultra violence is applicable to act in excess of the legal power of the group. मैंने जो कर रहा है ना, मेरे को मैंने कुछ ऐसा काम किया है, मेरे को बोला हुआ है कि भाई तू है ना, तू मेरे को लॉकडाउन हो गया ठीक है, और गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि भाई 10 बच्चों को ही क्लास में लेके पढ़ा, 10 स्टूडेंट्स को क्लास में लेके पढ़ा, सबको अलग अलग स्कूल से मिला है, स्कूल का ऐसा अलग अलग देना। बट मैंने एक साथ में क्या किया, 15 बच्चों को क्लास में पढ़ाया, मेरे को बोलना मेरे को मैक्सिमम पावर कितना दिया था, 10 को ही बिठाने का, पर मैंने कितना बिठा दिया 50। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अल्ट्रा क्या बोला था, यानी आपने बियॉन्ड द पावर करना है, जो भी आपके लॉ ने बोला है, आप वो लॉ का नहीं मानते हो, अपने वो लॉ के बियॉन्ड काम कर रहे हो, दैट इज व्हाट क्या होता है आपका अल्ट्रा वायरस होता है, अल्ट्रा वायरस। इट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द प्रॉपर्टी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एज स्टेटेड इन दिस अमेंडमेंट कैन बी डिफॉल्टेड नॉट ओनली परमिटेड बाय द ये यानी वो क्या बोलते हैं कि सर कंपनी का काम वही होगा जितना एक्ट में बोला है, कंपनी उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती है, एज सेड बाय एक्ट। In consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the power not only of the director but also of the company wholly void and inapplicable to the law। यानी अगर कंपनी या फिर कोई भी डायरेक्टर, कंपनी या फिर कोई भी डायरेक्टर एक्ट के बियॉन्ड जाके काम करता है, वो एक्ट का होगा आपका, वो काम का होगा वो काम उसी काम करेगा और वो कभी भी इनऑपरेटिव हो जाएगा। और जो भी ट्रांजेक्शन किया है, मैंने किसी सपोज डायरेक्ट में किसी पैसा लिया है, डायरेक्ट में किसी पैसा लिया है, झूठ बोल दिया है, बियॉन्ड किया है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक से पैसा ले सकती है, क्या पब्लिक से पैसा ले सकती है, नहीं। जैसे कि अपना प्राइवेट कंपनी है, ये मैंने कंपनी बनाया और उसको कंपनी का डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड हमेशा क्या करता मालूम है कि बेटा तू पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकता, इसे हाँ बट मैं अगर 200 तक मांग सकता हूँ ना, 200 इसके नंबर होते हैं बराबर। बट मैंने क्या किया, 300 लोगों से पैसा मांगा, क्या मैंने एक्ट के अंदर काम किया या बियॉन्ड काम किया, तो ये काम आपका कॉन्सेप्ट बियॉन्ड कौन सा काम आता, तो क्या कंपनी लायबल रहेगी या नहीं रहेगी, या पेनल्टी क्या होगा, वो लोग पढ़
पर इतना पीछे से बियॉन्ड ही है कि आपको पता होगा ये याद रखें कि कोई भी बियॉन्ड ही है तो काम करते हैं उसके बाद मैंने क्या लिखा है and is therefore not binding on the company on the account of company calculation probably employing its fund for the purpose other than the likewise it can be restrained from carrying on a taken from the company अपनी कंपनी का जो क्लॉज होता है कौन सा ऑब्जेक्ट क्लॉज सर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी क्या करेगी कंपनी इन्वॉल्व करेगी बट बाद में मालूम पड़ा कि कंपनी ये टाइम पे मास्क बना डाली क्या बोलते हैं मास्क तो मेरे को ना कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर किससे किया था बट उसने बनाना क्या स्टार्ट कर दिया तो क्या ये बियॉन्ड एक्ट काम हुआ है नहीं हुआ इसको मतलब बोलते हैं काम हुआ है The effect of crocodile on Hyderabad is that the company can usually sue on an ultra not get its loan. Since the government is public document, it is open for public inspection. Therefore, when one sees the company part of this to enter physical transaction, ultra you cannot act and no thing against the company. वो क्या बोल रहा है सर मैंने आपको अभी क्या छोड़ा था मैन्युफैक्चर का आपको ये कौन सा होता है एमओए और ये कौन सा होता है ए तो वो क्या बोलता है कि एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो अगर आप कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इन दैट केस क्या होना चाहिए सर आपको पूरा का पूरा एमओए लिख देना चाहिए बराबर ना जो नेम क्लॉज है जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है जो आपका डायरेक्टरी क्लॉज है जो आपका एसोसिएट क्लॉज है ये सब आपको चेक करना पड़ेगा और आपने मैं आपको वापस बोला था अगर आपने चेक किए बगैर ट्रांजैक्शन किया है तो क्या करेंगे आपने ऑलरेडी चेक कर लिया है आपने चेक किया है कौन सा क्लॉज किया रहेगा नेम क्लॉज क्या बोल रहा है कि कंपनी हमेशा अपने नाम की किसी क्या करेगी या तो प्राइवेट लिमिटेड या क्या करेगी लिमिटेड या फिर ओपीसी लगाते हो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर दूसरे का प्रोग्राम रहेगा सेकंड वाली कंपनी जैसा आपने नाम लिखा था कि कंपनी कौन सी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड अपनी 200 करोड़ से ज्यादा पास नहीं करेगी पर आप कितने लोग थे तो आपने जानते हुए भी कंपनी के अंदर में ट्रांजैक्शन किया अभी आप बोलोगे कंपनी लायक है ये बात डॉक्यूमेंट ऐसा है क्या होता है कि आपने ट्रांजैक्शन किया था इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कि अज्यूम करते हैं कि आपने सब कुछ देखा आपने पहले सब कुछ एमओए देखा था उसके बाद में क्या आपने चलो आगे सब लोग आ जाओ बाकी लोग जो इधर उधर है जल्दी आ जाओ 3 लोग ही दिख रहे हैं मुझे 2 लोग चलो चलो तुम हो माना बाकी सब भाग गए दिखते हैं जब तक है जान
नहीं 6 बजे तक कहाँ है रे? टाइम देखो एक बार, चेक करो, मुझे भी बताओ, जाओ चेक करो। छः बजे तक ही है? 1 मिनट, तो फिर ब्रेक नहीं देता ना, तुम बोलते तो। अच्छा 3 to 6 ही है। अरे यार, तो बोलना चाहिए ना तुमको, तो ब्रेक नहीं देता, मुझे लगा 3 to 7 है। नालायक हो। हाँ, बोलना सर ब्रेक क्या दे रहे हो, 10 मिनट ही तो बचा है। नहीं नहीं चलेगा, तुम्हारा जो शेड्यूल है उससे सब चलेंगे। 5 मिनट में एक्स्ट्रा ले लूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्या है इसमें। चलो वो ठीक है, वो बात भी तुम्हारी बराबर है। चलिए चलिए चलिए, फिर देखते लेते हैं एक बार। अभी अपने पास और उसके जैसे सम कोई है तो अपन कर लेते हैं। मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा सपोज़ करो ये इलस्ट्रेशन 1 अपन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए फिर भी कर लेते हैं, तो तुम आंसर जल्दी से दे दोगे मुझे, ठीक है। गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू क्यू। पी ने क्यू को ट्रांसफ़र किया, बराबर है, एट ए प्राइस 50% ऑफ अबव कॉस्ट। 100 का 150 में किया है, बराबर है, एक्स्ट्रा में किया, अबव कॉस्ट किया है। इफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डी डिपार्टमेंट क्यू, पी ने बेटा क्यू को किया है, ठीक है। पी ने क्यू को किया है, कैसे किया है? 100 + 50% इस तरह से किया है। ये बोला क्यू के पास जो गुड्स पड़ा है उसमें 27,000 का गुड्स अभी भी ये वाला पड़ा है, सेम वाला। इन दैट केस कैसे तुम स्टॉक रिजर्व निकालोगे? तो मैंने बताया कि कितना गुड्स पड़ा अभी, 27,000 का। वो कितने के बराबर है सर? 100 + 50 यानी 150 के बराबर है ना। तो अपने को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो 50 का प्रॉफिट है, उसके बराबर कितना होगा निकाल दो। 27,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 50 कितना होता है? 9,000 रुपये। तो बताओ स्टॉक रिजर्व कितना आ गया? 9,000 रुपये, बराबर है। क्या ये तुमको समझ में आया? इसमें तो कुछ था ही नहीं करने को, क्योंकि इसमें नॉर्मल इसने पूछा कि भाई ये गुड्स इसको भेजा है और उसके उस गुड्स के अंदर ऑलरेडी वो प्रॉफिट इंक्लूड है। 27,000 में क्या है वो प्रॉफिट, क्या है इंक्लूड है। कितना है बताओ? 150%, 50% है प्लस 100%। तो ओरिजिनल कितना हुआ वो बता दीजिए। सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो बहुत कंसाइनमेंट तुमने पढ़ा होगा पहले, तो कोई बस वैसा ही है। यस, बहुत ज़्यादा टफ था, बराबर ना। तो ये पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 3 जो है 2 और 3 सेम है, तो नेक्स्ट लेक्चर में 2, 3 मतलब एक करूँगा, दूसरा ऑटोमेटिक होमवर्क में हो जाएगा, तो 2, 3 आराम से हो जाएगा। 4th वाला जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। 5th वाला भी अपना हो चुका है। 6th वाला जो है उसको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में अपन कर लेंगे। 7th वाला जो है आपका ये कुछ ऐसा ही जैसा अपन ने किया है। चलो मैं ये 6 वाला अपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ इसमें है नहीं। 2 डिपार्टमेंट है, एक लेदर डिपार्टमेंट, एक शूज़ डिपार्टमेंट है। देखो मैसेज सुमन एंटरप्राइज हैज़ 2 डिपार्टमेंट, फिनिश लेदर एंड शूज़, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट इनके पास। शूज़ आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ द लेदर सप्लाई बाय द लेदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेदर डिपार्टमेंट क्या करता है, शूज़ डिपार्टमेंट को गुड्स ये भेजता है, ठीक है। आगे देखिए, एट यूज सेलिंग प्राइस, सेल किस पे भेजता है? सेलिंग प्राइस पे भेजता है। किस पे भेजता है? सेलिंग प्राइस पे। तो जितना गुड्स इसके क्लोजिंग स्टॉक में होगा वो तकलीफ वाला काम है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। आपको ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल बनाने का है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का, परचेज दे रखा है। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो जब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाऊंगा तो ओपनिंग स्टॉक लिख दूंगा ना दोनों का। तो देखो ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया। इसी तरह परचेज लिखूंगा
1,50,00,000 और 2,60,000, तो ये भी लिख दिया परचेज भी। ठीक है, टोटल का कॉलम चाहे तो बनाऊँ, अदरवाइज ओके नहीं बनाऊँ तो भी चलेगा। सेल्स है, सेल्स लिख देता हूँ। ओके, तो सेल्स भी हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम शूज़ डिपार्टमेंट, ये शूज़ डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया कितना, 30 lakhs का, तो शूज़ डिपार्टमेंट के लिए सेल हो गया और परचेज डिपार्ट फिनिश, ये लेदर डिपार्टमेंट के लिए परचेज हो गया। तो शूज़ डिपार्टमेंट के 30 लाख किधर आएगा, बाय में आएगा, और लेदर डिपार्टमेंट के 2 में आएगा। तो इसके बाय में लिखा था कितना, देखो बाय में लिखा है ये रहा, ट्रांसफर टू शूज़ डिपार्टमेंट, तो लेदर डिपार्टमेंट बाय में आ गया और शूज़ के 2 में आ गया। क्या ये आपको समझ में आया? अब उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा है, एक का ही है, 5 लाख, तो लिख दो पूरा का पूरा यूँ का यूँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस है और रेंट ऑफ वेयर हाउस है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। 12,20,000 और 5 लाख, तो ये 12, 20 और 5 आ गया, बराबर है। तो बेटा बस ये ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम हो चुकी है, तो तेरा इससे क्या आ गया, तेरा जीपी आ गया। क्या आ गया, तेरा जीपी आ गया। बोले जी क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट तुमको समझ में आया? अब ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे जीपी जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो बाय जीपी आ गया। ठीक है, और अब देखो दर्शन से बोले क्या पढ़ा रहे, सेलिंग एक्सपेंस और रेंट दोनों क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, तो ये दोनों आइटम 2 में आ जाएगी, 1,50,000, 5 लाख, 60 और 3 लाख, तो ये सीधा यहाँ पे आ गया सेलिंग, ये वाला दोनों जो आप नॉर्मल लिखते हो, तो ये इस तरह से नेट प्रॉफिट आ गया। बोलो क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? जैसा अपन ने ऊपर सम किया क्या एज इट इज वैसा ही है ना? ओके, क्या ये आपको समझ में आया है? सच बोलना कि मैंने टिकी मारी है ऊपर बस। दर्शन से बोल रहे टिकड़ियाँ मार रहे हो बस सर आप। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे पूछा एक जनरल जो तुम्हारा नॉर्मल होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैंने बोला कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं जिनको आप बांट नहीं सकते, तो यहाँ पे दे रखा है जनरल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस होल अमाउंट टू 8,50,000। तो मैं एक जनरल P&L अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, सॉरी, अब मैं जनरल P&L बनाऊंगा इसका, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था दोनों को मर्ज कर दूंगा। ठीक है, देखो लास्ट टाइम जो तुमने बनाया था ना वो क्या था बताओ, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें तुमने हर चीज़ को लिखा था। ये जो होता है ना जनरल ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट, P&L ना ट्रेडिंग नहीं P&L, ये जो जनरल P&L होता है तुम ऑलरेडी डिपार्टमेंटल P&L बना चुके हो, दैट्स योर जनरल P&L। तो तुम क्या करना, जो भी नेट प्रॉफिट तुम्हारा आता है ना इधर, ये जनरल P&L में क्या होता है, जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा वो इधर लिख देना बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट है A B जो भी है, और टोटल इधर आ जाएगा। उसके बाद कोई कॉमन इनकम है, कोई भी कॉमन इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगी, कोई भी कॉमन एक्सपेंस है जिसको अपन बांट नहीं सकते वो इधर आ जाएगा। ओके डन। अब तुमको पता है स्टॉक रिजर्व होता है, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक में था जैसे मैं बताया था, तो उसको अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक का किधर करेंगे, इस तरह करेंगे टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, कैरी डाउन, ये अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वाले को। अब ये भी तो हो सकता है कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक में था वैसे ओपनिंग स्टॉक में भी होगा। अब क्या करोगे, अगर ओपनिंग स्टॉक में भी है, ठीक है, इन दैट केस ओपनिंग का भी सेम वे से अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उसको एलिमिनेट करेंगे ठीक वैसे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 2 में लिखते हो तो उसका प्रॉफिट एलिमिनेट करना है अनरियलाइज प्रॉफिट, तो बाय में लिखो, तो बाय स्टॉक रिजर्व। बस अब जो तुम्हारा आएगा वो आएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट या लॉस। बताइए क्या ये आपको समझ में आया?
ठीक है। तो अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में मुझे इसका जनरल P&L में आने का है, तो मेरे पास 2 डिपार्टमेंट थे, दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मैं इधर लिख देता हूँ। तो जो मेरा आया है ना ये वाला नेट प्रॉफिट देख लो 3550 और 4,70,000 लेदर का और शूज़ का। तो यहाँ पे ये लेदर डिपार्टमेंट और यहाँ पे ये शूज़ डिपार्टमेंट, तो दोनों का मैं लिख देता हूँ 3550 और 4,70,000। तो 3550 और 7,70,000 दोनों का टोटल कर देता हूँ। $4,70,000 ठीक है। दोनों का टोटल करूँगा तो आएगा 40,20,000। सो 40,20,000 ये आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, बराबर है। कॉमन इनकम कुछ भी नहीं है तो हटा देता हूँ, कुछ भी कॉमन इनकम इधर मेरे पास नहीं है। कॉमन एक्सपेंस मेरे पास ज़रूर है, जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया था, जो मेरे कॉमन एक्सपेंस थे दैट इज़ योर 8,50,000 के। तो बेटा ये 8,50,000 का कॉमन एक्सपेंस आ गया। अब मुझे 2 चीज़ निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक पे रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक पे रिजर्व, ठीक है। लिखना पड़ेगा। क्या ओपनिंग का भी रेट दे रखा है या कुछ बोला है क्या? तो हम क्वेश्चन पढ़ते एक बार। सी द स्टॉक इन शूज़ डिपार्टमेंट, ठीक है। आपने बोला जो शूज़ डिपार्टमेंट का स्टॉक होता है मे बी कंसिडर एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ लेदर एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंस। तो ये जो देखो ये शूज़ डिपार्टमेंट है, इसका जो भी स्टॉक है इसके बारे में क्या बोला है कि इसके अंदर जो भी क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा रहेगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ना 5 लाख का, इस 5 लाख में 2 पार्ट है, 75% और 25%। 75% तो है इस डिपार्टमेंट से आया हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट से, तो उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। बट 25% अदर एक्सपेंस है, तो उसमें कुछ भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब अपने को सिर्फ 75% दिखने का है। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख, 5 लाख का 75% निकालो तो 5 लाख का 75% निकाला, बराबर है। अब इसकी रेट निकालनी पड़ेगी। तो रेट देखो क्या दे रखी है, ये बोला था फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑन 11-12। अब कौन सा साल है बेटा? 12-13। तो ये ओपनिंग रेट दे रखी है, तो ओपनिंग स्टॉक पे काम आएगी, क्लोजिंग पे नहीं। तो ये ओपनिंग स्टॉक पे काम आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक का रेट मुझे दे रखा, बताओ, नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। निकालने का रेट का फंडा क्या था सर? सेम, याद है, GP डिवाइड बाय नेट सेल्स प्लस गुड्स ट्रांसफ़र। तो देख लो तुम्हारे पास GP यहाँ पे है ही है। अच्छा, रेट किसकी निकालूंगा, फिनिश की या लेदर की या शूज़ की? तो मैंने बोला अगर तुम शूज़ से क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो तो रेट जो है जिस डिपार्टमेंट से आया उसकी देखनी पड़ेगी। तो लेदर से गुड्स से आया है तो लेदर डिपार्टमेंट की अपने को रेट देखनी पड़ेगी। तो लेदर डिपार्टमेंट की रेट में निकाल देता हूँ। 42 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है बेटा, ये 42 लाख डिवाइड बाय कितना इसका सेल है 1,80,00,000 का। क्या रिटर्न है क्या? नहीं सर, रिटर्न नहीं है। कितना आपने ट्रांसफ़र किया 30 लाख का, तो क्या रेट हो गया 42 लाख डिवाइड बाय 1,80,00,000 प्लस 30 इंटू 100, तो आपको रेट मिल जाएगा। कितना आ गया 42 डिवाइड बाय 180 प्लस 30, ये 210 होता है, 210 20%। कितना आ गया बेटा? 20% का तेरा रेट आ गया है। बोलो क्या ये समझ में आया 20% का रेट? तो ये तेरा 20% का रेट आ गया है। अब देखो कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ पे स्टॉक रिजर्व निकालता हूँ, ठीक है। इसका देख लो तुम लोग, क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख का गुड्स था, उसका 75% दूसरे डिपार्टमेंट से था। तो 5 लाख इंटू 75% यानी 3,75,000 का गुड्स था जो उस डिपार्टमेंट से आया था, लेदर से। तो 3,75,000 में बताओ कितना प्रॉफिट इंक्लूड था सर? 20%। तो 3,75,000 इंटू 20% करो, 75,000, 75,000 का तुम्हारा था। तो ये स्टॉक रिजर्व बेटा कितना आ गया बताओ? 75,000। बोलो समझ में आया? अब अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो एक बात बता दूं, इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया स्टॉक के अंदर है, इसने ऐसा नहीं बोला क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है। और जब कोई स्टॉक बोल रहा है तो उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी होता है और
क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। इससे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक बोला था, क्लोजिंग स्टॉक इसका इतना इंक्लूड होता है बस, बट यहाँ पे क्या बोला है स्टॉक के अंदर, इसका मतलब क्लोजिंग भी है और ओपनिंग भी है। सेकंड पॉइंट, अपने को ओपनिंग स्टॉक में जितना प्रॉफिट ना उसकी रेट भी दे रखी है, तो बेवकूफ़ तो है नहीं वो। तो हम क्या करेंगे, सेम फंडा एप्लीकेबल करेंगे कि इसका जो ओपनिंग स्टॉक था किसका, शूज़ डिपार्टमेंट का, क्योंकि उसके पास गुड्स आ रहा है दूसरे डिपार्टमेंट से। तो ये देखो शूज़ डिपार्टमेंट के पास 4,30,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 4,30,000 का। तो 4,30,000 में अपने को चेक करने का है, ये देखो मैं इधर निकाल रहा हूँ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो 4,30,000 का तुम्हारा आया, इंटू कितना उसका इंक्लूड होता है 75%, इंटू यहाँ पे रेट कितना है 15% का। तो सीधा निकाल दो 4,30,000 इंटू 75% इंटू 15%, 483 कुछ ऐसा आया है। $48375। ओके, तो अब देख लो नेट प्रॉफिट कितना आया तुम्हारा, बस इतना ही था। तो 40,20,000 प्लस 48375 माइनस 8,50,000 माइनस 75,000, कुछ नेट प्रॉफिट आ गया है तुम्हारा 3143375, इतना। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर बुक में तो ऐसा दे रखा है, कितना 26,225, मैंने बोला इसने नेट करके दे रखा है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऐसा करके दे रखा है। तो आप अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा, बट आपको ऐसा नहीं करने का है। अपना फंड अपन सेम रखेंगे, जो भी स्टॉक में है उसके अपोजिट साइड में लिख दो स्टॉक रिजर्व, तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट हट जाएगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक में भी है तो मैं बाय साइड में लिखूंगा बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और इसको ब्रॉट डाउन बोलते हैं बिकॉज ओपनिंग में होता है, तो हम क्या लिखते हैं BD ऐसा, और जब क्लोजिंग में होता है तो हम क्या लिखते हैं टू स्टॉक रिजर्व कैरी डाउन। तो इस तरह से हम करेंगे। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया है? प्लीज़ सब लोग बताओ मुझे, ठीक है। ये वर्किंग नोट नीचे दे रखा है, जो मैंने बताया सब वही चीज़ें हैं। ये रेट निकाला है इस तरह से, ये क्लोजिंग स्टॉक पे ये फाइनल प्रॉफिट आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक पे निकाला है, ये आ गया, इसने ये किया है। हमको ये नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसी के अंदर लिख देंगे बाय स्टॉक रिजर्व ब्रॉट डाउन, और इधर अपन लिख देंगे सीधा टू स्टॉक रिजर्व कैरी डाउन। बस एक फंडा रखो, हर बार वही यूज़ करो। ओके, यहाँ पे आएगा 75,000 और इधर तुम्हारा आ रहा है 48,375। बस कृपया करके सारे लोग बताएं क्या आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। तो कुछ नहीं था, जैसे अपन ने पहले सम किया ना वैसा ही था, इवन उससे भी सिंपल था। उसमें तो गुड्स रिटर्न भी करता था और ट्रांसफ़र भी करता था, इतना सारा झंझट था। यहाँ पे तो एक बंदा ही ट्रांसफ़र कर रहा हो, एक का ही देखने का है, तो ये तो और इजी है। तो क्या आप इसको कर लोगे? चलिए ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 3 तरह के सम कराऊंगा, अलग अलग टाइप के 3 सम, और चैप्टर ख़त्म। ओके, तो पॉसिबली अगर नेक्स्ट 4 घंटे का और सपना बाकी है, तो अगर 4 घंटे का लेक्चर हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में, और 3 घंटे का हुआ है तो उसके एक और में हो जाएगा। बाय बाय। सब प्रैक्टिस अभी कर लेना, ठीक है, वरना बाद में सब मिक्सअप हो जाएगा तो बोलोगे सर क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाइए, पेंडिंग मत छोड़िए, बाद में कर लेंगे, पहले इस सब्जेक्ट को कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अकाउंट 1। क्यों? पहला पेपर है, उधर ही तुम्हारा डिसीजन हो जाएगा, तुम आगे पेपर देना कि नहीं देना ही देने का तुमको।
ठीक है, DD लास्ट रहेगा बेटा, 10 में से 4 चिल्लाते हैं, लास्ट तक पहुंचना इससे पहले फर्स्ट तुमने गुजरना पड़ेगा ना, पढ़ना तुमको अकाउंट भी है, एग्जामिनेशन तो यही दिलाएगा। चलो टाटा बाय बाय। यस, झूठी बात मैं बोलता ही नहीं हूँ। चलो फिर टाटा बाय बाय।